Hello friends, this is Jyoti Sachdev Choksi, CA by profession. I'm here to teach you law. I have an experience of 6 years at Navkar Institute, a well-known institute of Ahmedabad for CA, CS and CPA coaching. Today we will start with CA Foundation with the subject of law. और law में आज हम start कर रहे हैं हमारा act. इस act का नाम है The Indian Contract Act 1872. एक्ट का ईयर हमेशा आपको याद होना चाहिए. एक्ट का ईयर है 1872. आई रिपीट, एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में इस एक्ट ने किस डेट पे अप्रूवल और एसेंट रिसीव किया. इट रिसीव्ड एसेंट ऑन 25th of April 1872. और एक्ट फोर्स में कब से आया? 1 सितंबर 1872. अच्छा, सबसे पहले एक्ट के लिए बिल बनाया जाता है. उस बिल को प्लेस किया जाता है कंट्री के पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट में वो अप्रूव होता है प्रेसिडेंट से और वहां पे प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन करते हैं और उसके बाद वो एक्ट फोर्स में लाया जाता है. तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बिल कब अप्रूव हुआ? इट वॉज अप्रूव्ड ऑन 25th April 1872. पर ये प्रैक्टिकली फोर्स में कब से आया? 1 सितंबर 1872. डेट आप भी याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेट है 1 सितंबर 1872. एंड ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा या नहीं होगा? अब मैंने एक नया वर्ड यहां पे यूज किया है. द वर्ड इज रेट्रोस्पेक्टिवली. रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पर्टिकुलर डेट से पहले. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोर्स में आया 1 सितंबर 1872. उससे पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर अप्लाई होगा? द आंसर इज नो. ये एक्ट प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा. अच्छा, 1 सितंबर 1872 के बाद कॉन्ट्रैक्ट किया तो हाँ अप्लाई होगा. अगर उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया तो नहीं अप्लाई होगा. उससे पहले ब्रिटिश लॉ अप्लाई होता था. ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से फोर्स में आया? द डेट इज 1 सितंबर 1872. और प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा. इसका स्कोप, ये कहां पर अप्लाई होगा? दिस एक्ट इज नोन एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसीलिए कहां पे अप्लाई होगा? इट विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. मतलब ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा, पर जम्मू एंड कश्मीर वाले स्टेट पर अप्लाई नहीं होगा. क्यों? जम्मू एंड कश्मीर को लेके काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ डिस्प्यूटेबल टेरिटरी. एंड वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है, दैट इज गवर्न बाय आर्टिकल 370 विच डिसाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया पर अप्लाई होगा, बट JNK पर अप्लाई नहीं होगा. अच्छा, क्या इंडिया का कोई भी लॉ जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता है? क्या इंडिया का कोई भी लॉ जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होगा? द आंसर इज नो. कुछ लॉज हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई होते हैं और कुछ लॉज हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होते. हु डिसाइड्स इज द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इफ इट इज एक्सेप्टेबल टू देम तो वो लॉ वहां पर अप्लाई होगा. अगर वो ना बोलेंगे तो वो लॉ वहां पर अप्लाई नहीं होगा. जम्मू एंड कश्मीर वालों ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए हाँ बोला है, ना बोला? ना बोला. इसीलिए हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां पर अप्लाई होगा? पूरे इंडिया पर जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होगा. अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं अप्लाई होता है, पर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं होगा. उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग है. जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है. वहां पर अप्लाई होता है आर्टिकल 370. सो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. और इस एक्ट का नेचर कैसा है? इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉट कंप्लीट एंड नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर. अच्छा, एग्जॉस्टिव मतलब सब आ गया, सब कुछ आ गया तो उसको क्या बोला जाएगा? एग्जॉस्टिव. और सब कुछ नहीं आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव. ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है. कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड है, हर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है. इसीलिए इसको कैसा बोला गया? इट इज इनकम्प्लीट, नॉट कंप्लीट एंड नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर. जैसे आपको कंपनी के बारे में कुछ भी जाना है तो कंपनीज एक्ट में जाओ. अगर गुड्स के बारे में कुछ भी जाना है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जाओ. फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीट एंड नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर. एंड इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सनम. अब ये एक लैटिन वर्ड है, जस्ट इन पर्सनम. जस्ट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है राइट. दो तरह के राइट होते हैं, रेम
and personam. How many types of rights? One is rem and other is personam. अच्छा, rem का मतलब है thing. किसी चीज के सामने सब हमारे पास राइट होता है तो उसको बोला जाता है जस्ट इन रेम, और किसी पर्सन के सामने हमारे पास राइट होता है तो उसको बोला जाता है पर्सोनम. कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, टू पर्सन्स. तो हमारे पास गुड्स के सामने राइट है या उस पर्सन के सामने? उस पर्सन के सामने. इसीलिए उस राइट को बोला जाता है दैट इज जस्ट इन पर्सन. मतलब अगर अब वो पर्सन परफॉर्म ना करे तो हम चाहे तो उस पर केस फाइल कर सकते हैं. दैट इज जस्ट इन पर्सन. तो ये जो जस्ट इन रेम है ये कहां पे आएगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, बिकॉज वहां पे हम पढ़ेंगे गुड्स. तो गुड्स के सामने राइट होगा उसको बोलेंगे रेम, और पर्सन के सामने राइट होगा उसको बोलेंगे पर्सनम. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेम क्रिएट होने वाला नहीं है. इट विल ओनली क्रिएट जस्ट इन पर्सनम. नेक्स्ट स्लाइड वी आर स्टार्टिंग विद इज डेफिनेशंस. 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में: कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस. ये तीनों अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि कौन था? ए ने बी को ऑफर किया और बी ने उस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल विल क्रिएट अ प्रॉमिस. दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गई? प्रॉमिस. अब ए ने बी को प्रॉमिस किया, बी भी ए को कुछ प्रॉमिस करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इट विल क्रिएट अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस. और उन सेट ऑफ प्रॉमिसेस से दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? एग्रीमेंट. And when the agreement is enforceable by law, it will create a contract. अच्छा, contract को इन्होंने डिफाइन किया है. Contract means an agreement which is enforceable by law. Contract means an agreement which is enforceable by law. अच्छा, agreement मतलब क्या? Offer plus acceptance. हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, प्रोमिसेस क्रिएट हो गए, दैट विल क्रिएट अ एग्रीमेंट. और जब वो एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्स होगा, मतलब वो क्या बन चुका है? देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? व्हेन देयर इज लीगल रिलेशनशिप. कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी कंपल्सरी अ लीगल रिलेशनशिप. इट विल क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला मैं आपको गुड्स सेल करूंगा, बी ने बोला ओके, उसने ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. अब ए बी को गुड्स सेल नहीं कर रहा, क्या बी ए पर केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस. दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? लीगल रिलेशनशिप होगा तब आप एक दूसरे पर केस फाइल कर सकते हो. अगर सोशल रिलेशनशिप है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर ने आपको बोला आप सीए की एग्जाम क्रैक करो, मैं आपको एक मोबाइल फोन गिफ्ट करूंगा. अब हमने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और बहुत मुश्किल से सीए के एग्जाम क्रैक किया, और पापा अब हमको मोबाइल फोन नहीं दे रहे. क्या हम अपने पापा पर केस फाइल कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज वहां पे कैसा रिलेशनशिप है? सोशल. और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? लीगल रिलेशन होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, और उस लीगल रिलेशनशिप को बोला जाता है इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. 3 डेफिनेशंस है: कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस. याद रखना, ऑफर एक्सेप्ट होगा, सबसे पहले प्रॉमिस बनेगी, सेट ऑफ प्रोमिसेस से दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनेगा, और जब वो एग्रीमेंट लीगल होगा, वहां पे लीगल रिलेशनशिप होगा, उसके बाद उनके बीच में क्रिएट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन याद रखनी है. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. एक क्वेश्चन है, आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स? आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कंसिडर्ड टू बी एग्रीमेंट्स? क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे? हाँ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट है मतलब एग्रीमेंट तो होगा ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे होता है? इट इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्रीमेंट. बट वाइस वर्सा, उल्टा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आर ऑल एग्रीमेंट्स कंसिडर्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट्स? नो, जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट किस में कन्वर्ट हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट में. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट है मतलब एग्रीमेंट तो होगा ही, पर जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट क्या बन जाए? कॉन्ट्रैक्ट बन जाए. अच्छा, कौन सा एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? लीगल. अगर यहीं पे एग्रीमेंट इलीगल होगा या सोशल होगा तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने वाला नहीं है. तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज के बीच में कैसा रिलेशन? लीगल. और लीगल रिलेशनशिप के लिए इन्होंने जो वर्ड यूज किया है, द वर्ड इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. ये हेडिंग आप पढ़ सकते हो जो अभी हमने डिस्कस किया. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, दो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स. कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट होगा, पर जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल, ए था, पार्टी इज ए, और ए का फ्रेंड कौन था? बी. ए ने बी को कॉफी पे इनवाइट किया, ऑफर किया, बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बोला मैं कॉफी पीने आऊंगा. अब बी कॉफी पीने सीसीडी में पहुंच गया, पर ए आया नहीं.
तो बी को जो लॉस हुआ, जो उसका टाइम वेस्ट हुआ, एक्सपेंसेस वेस्ट हुए, उसके लिए वो ए से डिमांड करना चाहता है डैमेजेस. कैन ही फाइल अ सूट और नॉट? नहीं, बिकॉज यहाँ पे दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? सोशल. इसीलिए दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा. और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ लीगल रिलेशनशिप. लीगल रिलेशनशिप होगा, इट विल क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. नेक्स्ट हेडिंग है हमारा असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, असेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, जरूरी. मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको कुछ चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी. और पहला हमारा असेंशियल एलिमेंट है, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. हमको ऑफर करना है और सामने वाला हमारा ऑफर क्या करेगा? एक्सेप्ट. अच्छा, जो ऑफर करेगा उसको क्या बोला जाएगा? ऑफरर. और जिसको ऑफर किया जाएगा द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी ऑफरी. ऑफरर एंड ऑफरी. लेट्स अज्यूम ए ने बी को ऑफर किया. ए ने बी को ऑफर किया है और बी ने ऑफर को क्या कर लिया? रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया. क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा? नहीं. कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमने ऑफर किया और फिर सामने वाले ने हमारे ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट. इट विल लीड टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, ऑफर के बारे में ही पता नहीं था और ऑफर को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा या नहीं? नहीं. ऐसा एक केस है जहां पे ऑफर के बारे में हमको पता नहीं था पर हम ऑफर को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट. देयर वॉज अ पर्सन, लेट्स अज्यूम इट इज ए. ए का सन गुम हो गया. उसने सन गुम हो गया, उसके लिए अपने सर्वेंट को भेजा कि जाओ मेरे सन को ढूंढकर लेकर आओ. अब सर्वेंट गया उसके सन को ढूंढने. उसके बाद ए ने रिवॉर्ड अनाउंस किया है कि जो भी मेरे सन को ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपीज मिलेंगे. सर्वेंट को उस रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं था. अब वो सन को ढूंढ के लाया है, अब उसको रिवॉर्ड के बारे में पता चला, रिवॉर्ड डिमांड करना चाहता है. कैन ही डिमांड द रिवॉर्ड और नॉट? यस और नो? क्या वो रिवॉर्ड मांग सकता है या नहीं मांग सकता? नहीं मांग सकता. क्यों? क्योंकि जब उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, जब उसने सन को ढूंढा, तब उसको उस रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं था. तो जब आपको ऑफर के बारे में भी पता नहीं था तो अब आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो सबसे पहले क्या होता है? ऑफर. और ऑफरी को ऑफर का नॉलेज होना चाहिए. उसके बाद ही वो ऑफर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट. बिना ऑफर के नॉलेज के आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो दोनों पॉइंट्स हमारे फुलफिल होने चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. पहले ऑफर हुआ, सामने वाले को ऑफर के बारे में पता था और फिर उसने हमारे ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट किया. फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इलीगल रिलेशन होगा नहीं चलेगा, सोशल रिलेशन होगा नहीं चलेगा. हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? लॉ. तो लॉ में हमेशा कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ लीगल रिलेशनशिप. और कोई भी टाइप का रिलेशनशिप चलेगा नहीं. थर्ड वन इज लॉफुल कंसिडरेशन. अच्छा, इन्होंने यहां पे वर्ड यूज किया है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय समथिंग इन रिटर्न? फॉर एग्जाम्पल कौन था? ए ने बी को बोला मैं आपको क्या दूंगा? बाइक. और बी ने ए को बोला मैं आपको दूंगा 20,000 रुपीज. तो मुझे ये बताओ ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? व्हाट विल ही गेट इन रिटर्न? उसको सामने से क्या मिलेगा? 20,000. तो ए के लिए कंसिडरेशन इज 20,000 और बी को सामने से क्या मिलेगा? बाइक. तो उसके लिए कंसिडरेशन है बाइक. कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न. जो कॉन्ट्रैक्ट में से हमको बेनिफिट मिलता है, सामने से जो हमको मिलता है, दैट उसको बोला जाता है कंसिडरेशन. नॉर्मली मुझे बताओ कंसिडरेशन से किसको बेनिफिट होना चाहिए? ए को बेनिफिट होना चाहिए, बी को बेनिफिट होना चाहिए या दोनों को बेनिफिट होना चाहिए? दोनों को. नॉर्मली कंसिडरेशन मस्ट बेनिफिट बोथ द पार्टीज. अच्छा, एक को बेनिफिट होगा तो चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. एक को बेनिफिट होगा तो चलेगा नहीं. इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कंसिडरेशन से दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए. एंड इट मस्ट नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ. अच्छा, फॉरबिडन वर्ड का मतलब है प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिट कर देना मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देना. रेस्ट्रिक्ट कर देना मतलब मना कर देना. जिन चीजों के लिए लॉ ने मना कर दिया है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप ये नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ. फॉर एग्जाम्पल, ए बी को कितना अमाउंट दे रहा है? 10 लाख रुपीज ट्रांसफर कर रहा है. ए बी को 10 लाख रुपीज ट्रांसफर कर रहा है टू मर्डर सी. यहां पे ये जो 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ये कंसिडरेशन वैलिड है या नहीं है? इज इट वैलिड और नॉट? नो. क्योंकि ये अमाउंट किसके लिए ट्रांसफर हो रहा है?
मर्डर, और मर्डर करना आपको पता होगा हमारे लॉ में अलाउड नहीं है। तो मर्डर करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो कंसिडरेशन भी वैलिड नहीं है, बिकॉज दिस कंसिडरेशन इज नॉट लॉफुल। ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, और हमारी कंसिडरेशन होनी चाहिए लॉफुल। लॉफुल मतलब जो लॉ में अलाउड है। 3 एसेंशियल्स हमने कंप्लीट किए। फर्स्ट एसेंशियल वाज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, हमने ऑफर किया और सामने वाले ने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सेकेंड है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, एंड थर्ड वन इज लॉफुल कंसिडरेशन। फोर्थ एसेंशियल है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। अच्छा, अभी हमने थर्ड एसेंशियल पढ़ा, दैट वाज लॉफुल कंसिडरेशन, और यहाँ पे लिखा है लॉफुल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? पर्पस, इंटेंशन, रीजन। जिस रीजन से हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं उसको बोला जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमारी कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? लॉफुल। वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल। तो कैसा नहीं होना चाहिए? 3, इट मस्ट नॉट बी इमोरल, इलीगल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फर्स्ट वन इज इमोरल। इमोरल एक नया वर्ड है, शायद आपने मॉरल वर्ड सुना होगा। मॉरल्स मतलब एथिक्स, वैल्यूज। जो सोसाइटी में हम रहते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बचपन से मम्मी पापा हमको कुछ सिखाते हैं, तो उनको बोले जाते हैं मॉरल वैल्यूज। और जब हम उन मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट में कुछ करते हैं तो उसको बोला जाता है दिस इज इमोरल, अनएथिकल है, ये सोसाइटी के वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज डेटिंग मिसेस वाई। नाउ वाई इज इट कंसिडर्ड टू बी इमोरल? मिस्टर एक्स मिसेस वाई को डेट कर सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। ये क्या माना जाएगा? इमोरल। अच्छा, यहां पे इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और हमारे एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट? मिस्टर एक्स ने मैरिज की है मिसेस एक्स के साथ और मिस्टर वाई ने मैरिज की है मिसेस वाई के साथ। इनके बीच में क्या क्रिएट हो चुका है? कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज में सोशल रिलेशन है पर हम उसको रजिस्टर करवाते हैं तो क्या बन जाता है? दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी इमोरल। मिस्टर एक्स सिर्फ किसको डेट कर सकते हैं? मिसेस एक्स, एंड मिस्टर वाई कैन डेट ओनली मिसेस वाई। सेकेंड वन, इलीगल। इलीगल मतलब जो लॉ में अलाउड नहीं है, द वन विच इज फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग वाइन इन गुजरात, और किसी का मर्डर करना, ड्रग्स में डील करना, ये हमारे लॉ में अलाउड नहीं है, तो उसको क्या माना जाएगा? दैट इज इलीगल। ऑल्सो इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, अपोज मतलब अगेंस्ट, खिलाफ। किसके अगेंस्ट? पब्लिक के अगेंस्ट। जिसका एग्जाम्पल है ब्राइब इन पब्लिक के ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसेस में पब्लिक ऑफिसर्स को ब्राइब देना, रिश्वत देना, वो हमारी पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। ब्राइब देने से करप्शन बढ़ेगा, ब्लैक मनी बढ़ेगा और सब लॉ फॉलो नहीं करेंगे, इसीलिए ब्राइब देना पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। We completed with 4 essentials: offer and acceptance, intention to create a legal relationship, lawful consideration, lawful object. Fifth one, capacity of parties. अच्छा, capacity of parties मतलब पार्टीज में कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। द पार्टीज मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए केपेबल नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। पहला, फर्स्ट पॉइंट इज माइनर। अच्छा, माइनर कौन? जिसने अब तक 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए। द पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स। लॉ के हिसाब से वो छोटा बच्चा है, उसको अपने बारे में अच्छा बुरा कुछ भी समझ में आता नहीं है, इसीलिए वो माइनर अभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। सो फर्स्ट पर्सन इज अ माइनर। सेकेंड वन इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यहाँ पे वर्ड लिखा है अनसाउंड माइंड, मतलब मेंटली इनको कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल डिजीज, मेंटली इनकेपेबल, उनको यहाँ पे बोला जाता है अनसाउंड माइंड का पर्सन। इस अनसाउंड माइंड के पर्सन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इडियट एंड सेकेंड वन इज लुनाटिक और इंटॉक्सिकेटेड। अच्छा, इडियट पर्सन को लॉ में कैसे डिफाइन किया गया? इडियट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी परमानेंटली इनकेपेबल। क्या माना गया इनको? परमानेंटली इनकेपेबल। अब इसका क्या मतलब परमानेंटली इनकेपेबल? परमानेंटली इनकेपेबल मतलब ये गॉन केस है। किसने सर्टिफाई किया? डॉक्टर ने। ये कभी भी ठीक होने वाले नहीं है।
उन पर्सन को लॉ में बोला जाता है परमानेंटली इनकेपेबल। मुझे बताओ क्या हम इनके साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग हैं परमानेंटली इनकेपेबल, इसीलिए इडियट पर्सन के साथ हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और दूसरे साइड पे हमने लिखा है लुनाटिक और इंटॉक्सिकेटेड। अच्छा, इडियट पर्सन मतलब परमानेंटली इनकेपेबल, पर लुनाटिक पर्सन मतलब टेम्पररीली इनकेपेबल। कैसी इनकेपेबिलिटी है? टेम्पररी, मतलब कुछ टाइम के लिए ये लोग साउंड माइंड के हो जाते हैं, सब कुछ समझ में आता है, और कुछ टाइम के लिए ये लोग अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। मेरा एक क्वेश्चन है, लुनाटिक पर्सन है जो अभी साउंड माइंड का है, क्या हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? लुनाटिक पर्सन अभी साउंड माइंड का है, क्या हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। जब लुनाटिक पर्सन साउंड माइंड का है, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। जब वो अनसाउंड माइंड का है, तब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा रिस्क आपको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो साउंड माइंड का है, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हो सकता है वो आगे जाके अनसाउंड माइंड का हो जाए। मुझे बताओ, जब वो अनसाउंड माइंड का हो गया, क्या मैं उस पर केस कर सकती हूँ? नहीं, मुझे कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा। जब वो अनसाउंड माइंड का हो जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। और फिर से जब वो साउंड माइंड का हो जाएगा, अगेन द सेम कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। थोड़ा सा रिस्क आपको बेयर करना पड़ेगा, पर लुनाटिक पर्सन जब साउंड माइंड का है, तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। और लुनाटिक के साथ एक और वर्ड लिखा है यहाँ पे, इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड मतलब जिन्होंने टॉक्सिकेंट्स कंज्यूम किए। टॉक्सिकेंट्स मतलब ड्रिंक्स, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। जब लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो भी अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में आता नहीं है। तो जितने टाइम के लिए वो अनसाउंड माइंड के हैं, उतने टाइम के लिए आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जब वो साउंड माइंड के हो जाएंगे, तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में 3 लोग हैं, फर्स्ट वन माइनर, सेकेंड वन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, थर्ड वंस आर पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ ने कुछ लोगों को यहाँ पे स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाई कर दिया, आप इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। फर्स्ट वन इज अ एलियन एनिमी। अब यहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया है एलियन। नॉर्मली हम एलियन किसको बोलते हैं? जादू। पीके मूवी में पीके था आमिर खान, दैट आर कंसिडर टू बी एलियन। मतलब जो पर्सन हमारे अर्थ को बिलोंग नहीं करता, उनको बोला जाता है एलियंस। पर लॉ में जो पर्सन हमारी कंट्री को बिलोंग नहीं करता, किसी फॉरेन कंट्री का है, उसको भी क्या बोला जाएगा? एलियन। अ फॉरेन नेशनल इज कंसिडर टू बी अ एलियन। फॉर एग्जाम्पल, ए इंडिया का पर्सन है और बी ऑस्ट्रेलिया का पर्सन है, और ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। इज दिस कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर टू बी वैलिड? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ए इंडिया का और बी ऑस्ट्रेलिया का? वैलिड और नॉट वैलिड? क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारी एनिमी नहीं है, एलियन है पर एनिमी नहीं है। और डिस्क्वालिफाइड कौन है? एलियन एनिमी। ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए है एलियन फ्रेंड, और एलियन फ्रेंड के साथ आप इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ नहीं कर सकते? एलियन एनिमी के साथ। अब एनिमी मतलब कौन? ड्यूरिंग द वॉर, जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का वॉर चल रहा है, ड्यूरिंग द वॉर वो हमारे लिए क्या माना जाएगा? एनिमी। ड्यूरिंग द वॉर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, बिफोर और आफ्टर द वॉर, वॉर होने से पहले और वॉर होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ, तब वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? फ्रेंड। एनिमी कब माने जाएंगे? ओनली ड्यूरिंग द वॉर, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एलियन एनिमी। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर हो चुका है, तो अब हम पाकिस्तान के किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जैसे ही वॉर खत्म हो गया, तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तब वो आपके लिए हो जाएगा एलियन फ्रेंड। तो एनिमी कब माना जाएगा? ओनली ड्यूरिंग द वॉर। सेकेंड वन इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब नादार, बैंकरप्ट। इस पर्सन के लायबिलिटीज उनके असेट्स से ज्यादा हैं, जो अपनी डेब्ट्स को पे नहीं कर सकते। गुजराती में इनको नादार बोला जाता है। दीज पर्सन्स आर डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट टू बी अ इंसॉल्वेंट, और इन इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। फर्स्ट वन वॉज एलियन एनिमी, सेकेंड वन इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब जो अपनी डेब्ट्स को पे नहीं कर सकता, फिर उन पर केस चलेगा और कोर्ट उनको डिक्लेयर कर देती है इंसॉल्वेंट, उसके बाद आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। एंड थर्ड वन इज कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब ये क्रिमिनल है, जेल में है, जब तक ये जेल में है तब तक आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये टेम्परेरी बेल लेके किसी रीजन से बाहर आया है, तो आप चाहो तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं कर सकते?
while they are imprisoned, मतलब वो कहां पे हैं? जेल में। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज वाला एसेंशियल हमने पढ़ा। फिफ्थ एसेंशियल, कितने लोग ऐसे हैं जो केपेबल नहीं हैं? 3। पहला माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड और तीसरा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। हाउ मेनी एसेंशियल्स वी कंप्लीटेड विद? 5। सिक्स्थ एसेंशियल दैट इज फ्री कंसर्न। फ्री कंसर्न, यहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया है कंसर्न। अच्छा, कंसर्न देना मतलब अग्री करना, हाँ बोलना, पर कैसे एग्री करना है? इट मीन्स टू एग्री अपॉन द same thing in the same sense, to agree upon the same thing in the same sense। अच्छा, अग्री करना तो समझ में आया। what do we understand by same thing in the same sense? for example, A ने B को ऑफर किया, A ने B को ऑफर किया I want to sell you 20 bags at ₹50। क्या ऑफर किया उसने? 20 bags at ₹50। B ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बोला हाँ मैं बैग परचेज करूंगा, पर उसने क्या समझा? 50 bags at ₹20। मुझे बताओ क्या ये दोनों कंसर्न में है? पर दोनों ने अग्री तो कर लिया है, पर सेम चीज पे सेम सेंस में अग्री नहीं किया, तो ये दोनों कंसर्न में नहीं है। सो कंसर्न का मतलब है टू एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। और कंसर्न हमारा कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। अच्छा, फ्री का क्या मतलब? पैसे नहीं दिए हमने? नहीं, कंसर्न फ्री होना चाहिए मतलब हमने विलफुली एग्री किया, वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से, हम पर किसी तरह का प्रेशर नहीं था। इसका मतलब हमारा कंसर्न कैसा है? फ्री है। और कंसर्न यहाँ पे कितने केसेस में फ्री नहीं है? 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज कॉर्शन। कॉर्शन में कैसा प्रेशर इन्वॉल्व है? फिजिकल प्रेशर इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल कौन था? ए को बी की बाइक चाहिए, अब बी बाइक देने के लिए रेडी नहीं है, तो ए ने क्या किया? उसको गन पॉइंट पे रखा और उसकी बाइक ले ली। माई क्वेश्चन इज, क्या बी ने कंसर्न दिया है? हाँ या ना? क्या बी पहले बाइक सेल करने को रेडी था? नहीं, पर गन पॉइंट पे रखा तो रेडी हो गया। क्या उसने कंसर्न दिया है? हाँ बोला है, हाँ, पर क्या उसका कंसर्न फ्री है? नो, बी का कंसर्न फ्री नहीं है। उसको डराया गया है, धमकाया गया है, वो फिजिकल प्रेशर दिया गया है, और फिजिकल प्रेशर जहां पे इन्वॉल्व होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉर्शन। ए ने बी पर क्या किया है? कॉर्शन किया। सेकेंड वन इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कैसा प्रेशर इन्वॉल्व है? मॉरल प्रेशर। अच्छा, किसी को इन्फ्लुएंस करना मतलब डोमिनेट करना। डोमिनेट करना मतलब किसी का माइंडसेट चेंज कर देना, मतलब हम जो बिलीव करते हैं वो हमने उसको बिलीव करवा दिया, मतलब हमने उसको क्या कर दिया है? इन्फ्लुएंस कर दिया। और ये इन्फ्लुएंस सही वे में हुआ या गलत? गलत, बिकॉज इस इन्फ्लुएंस का नाम है अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोई गलत इन्फ्लुएंस हुआ है, और इसीलिए इसमें कैसा प्रेशर इन्वॉल्व है? मॉरल प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, टीचर एंड स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास एक कार थी जिसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपीज, और टीचर ने उसको बताया कि आपकी कार की वैल्यू सिर्फ 20,000 रुपीज है। अब स्टूडेंट ने क्या किया? टीचर की बात मान ली और अपनी 2 लाख की कार टीचर को 20,000 रुपीज में सेल कर दी। क्या गन पॉइंट पे रखा गया? नहीं, इन्फ्लुएंस किया गया। किसने इन्फ्लुएंस किया? टीचर ने। किसको? स्टूडेंट को। पहली कंडीशन याद रखना, इन्फ्लुएंस करने के लिए पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम रिलेशन, एंड टीचर इज कंसिडर्ड टू बी एट अ हायर पोजीशन, स्टूडेंट इज कंसिडर्ड टू बी एट अ लोअर पोजीशन। इसीलिए टीचर चाहे तो स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो दैट इज अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, क्या इन्फ्लुएंस करने के लिए पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी है? ये यहाँ पे मॉरल प्रेशर लिखा है ना, मॉरल प्रेशर कब क्रिएट होगा? जब पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होगा। क्या रिलेशनशिप होना जरूरी है? इज इट कंपल्सरी? यस और नो? अच्छा, आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप बाहर कहीं जाओगे रोड पे, तो वहां पे कोई भी अजनबी, कोई भी स्ट्रेंजर आपको मिलेगा, तो वो जो भी बोलेगा आप मान लोगे और उसके बेसिस पे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे? हाँ या ना? ना। और घर पे जाते हैं और पापा कुछ बोलते हैं तो मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। क्यों मानते हैं? बिकॉज ऑफ द रिलेशन। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए पार्टीज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। देयर कैन बी अ रिलेशनशिप ऑफ बायर एंड सेलर, देयर कैन बी अ रिलेशनशिप ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, देयर कैन बी अ रिलेशनशिप ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट, पर कोई ना कोई टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए। कॉर्शन में कैसा प्रेशर इन्वॉल्व है? फिजिकल। अनड्यू इन्फ्लुएंस में देयर इज मॉरल, एंड थर्ड वन इज फ्रॉड। अच्छा, फ्रॉड तो सुना होगा आपने, किया नहीं होगा पर सुना जरूर होगा। फ्रॉड इज कंसिडर्ड टू बी अ इंटेंशनल एक्ट। कैसा एक्ट है? इंटेंशनल।
क्यों इसको इंटेंशनल बोला गया? बिकॉज इसमें हमारा इंटेंशन है किसी के साथ चीट करने का, धोखा देने का, इसीलिए फ्रॉड को कैसा एक्ट माना गया? इट इज अ इंटेंशनल एक्ट। और फोर्थ पॉइंट में लिखा है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड इज कंसिडर्ड टू बी अनइंटेंशनल एक्ट, मतलब इसमें हमारा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई डिफरेंस है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल एक मूवी आई थी फिर हेरा फेरी, परेश रावल, अक्षय कुमार, बिपाशा बासु, देखी होगी शायद। फिर हेरा फेरी मूवी में अक्षय कुमार राजपाल यादव से पैसे लेता है और उसको बोलता है मैं पैसे आपको डबल करके वापस दूंगा। मुझे बताओ ये फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है? इट इज अ केस ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ क्लियर केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। उसका चीट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, अनइंटेंशनल। और सेम मूवी में बिपाशा बासु अक्षय कुमार से पैसे लेती है और बोलती है मैं पैसे आपको डबल करके दूंगी। उसका चीट करने का इंटेंशन है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉड। फ्रॉड कैसा एक्ट है? इंटेंशनल। एंड मिस रिप्रेजेंटेशन इज कंसिडर्ड टू बी अनइंटेंशनल। दोनों में कुछ डिफरेंस है या नहीं है? है। पता है गलत है फिर भी गलत बोल रहे हो, दैट इज फ्रॉड। और पता नहीं है कि गलत है, गलत चीज को सच मान के आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसको बोला जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। एंड फिफ्थ वन इज मिस्टेक। अच्छा, मिस्टेक हो जाना मतलब गलती हो जाना। एरर इन बिलीफ मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस समझने में हमसे कोई गलती हो गई, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मिस्टेक। एसेंशियल्स हमने कंप्लीट किया। हाउ मेनी एसेंशियल्स वी कंप्लीटेड विद 6? पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फिर इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसर्न। सेवेंथ एसेंशियल इज सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कैसे होने चाहिए? सर्टन होने चाहिए। अच्छा, सर्टन मतलब क्लियर एंड डेफिनेट। आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना है आपको इसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, उसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को अपॉइंट किया, बोला आप लॉ पढ़ाओ, मैं आपको हैंडसम अमाउंट पे करूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? वैलिड है या नहीं है? हैंडसम अमाउंट मतलब क्या? बी जाके ए से मांग रहा है हैंडसम अमाउंट 5 लाख रुपए, ए बोल रहा है हैंडसम मैंने तो 50,000 अज्यूम करके बोला था। अब हैंडसम अमाउंट क्या है वो क्लियर नहीं है। हैंडसम अमाउंट पढ़ के हमको क्या हो रहा है? कंफ्यूजन। और अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। ए के पास कितने कैमराज है? 3 कैमराज। बी को बोल रहा है आई विल सेल यू 1 कैमरा फॉर 10,000। वैलिड है या नहीं है? 10,000 बोल दिया, पर कौन सी कैमरा, 3 में से कौन सी कैमरा सेल करनी है वो क्लियर नहीं है। फिर से क्या हो रहा है? कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स आपको क्लियरली मेंशन करने पड़ेंगे, उसको बोला जाता है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए? पॉसिबल होनी चाहिए, जो हम कर सके, एक्चुअली पॉसिबल। इम्पॉसिबल परफॉर्मेंसेस अगर कॉन्ट्रैक्ट में रखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है उसको बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जिसके एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, मूवीज में बहुत बार हीरो हीरोइन को बोलता है मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब मुझे बताओ चांद तारे तोड़कर लाना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? अभी तो करंटली इट इज कंसिडर्ड टू बी इम्पॉसिबल, इसीलिए उनके बीच में जो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड, बिकॉज परफॉर्मेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नाइन्थ एसेंशियल एंड फाइनल एसेंशियल दैट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। कॉन्ट्रैक्ट की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में रिक्वायर्ड है तो रिटर्न होना चाहिए, उस पे दोनों पार्टीज का सिग्नेचर होना चाहिए। हाउ मेनी एसेंशियल्स वी कंप्लीटेड? 9। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको सारे 9 एसेंशियल्स फुलफिल करने पड़ेंगे। रिवाइज कर लेते हैं 9 एसेंशियल्स। पहले हमने ऑफर किया, सामने वाले ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, दोनों पार्टीज के बीच में कैसा रिलेशनशिप? लीगल। कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? लॉफुल। ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल। दोनों पार्टीज केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने के। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, दोनों का कंसर्न फ्री होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए। एंड यू नीड टू फुलफिल ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है कितने बेसिस पे? 3 बेसिस। विच 3? वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस।
वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ पे वैलिडिटी के बेसिस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है? 5। कौन से 5? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने पढ़ा कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम किसको बोलेंगे? तो उसके लिए आप रिफर करो, याद करने की कोशिश करो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हमने लिखा था एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को भी हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एनफोर्स होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा? वैलिड। और इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कौन कर सकता है? एनफोर्स करना मतलब लीगली फोर्स में लाना, मतलब केस फाइल करना। कौन केस फाइल कर सकता है? क्या ए बी पर केस फाइल कर सकता है? क्या बी ए पर केस फाइल कर सकता है? दोनों। ए अगर बाइक नहीं देगा तो केस कौन फाइल करेगा? बी। और बी अगर पेमेंट नहीं देगा तो केस कौन फाइल करेगा? ए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज एनफोर्स कर सकती है। उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड। वैलिड मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ। सेकेंड टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वॉइड मतलब नल। नल मीन्स खाली। ये खाली कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली अब नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिफाइन किया, इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो एनफोर्सेबल है उसको क्या बोलेंगे? वैलिड। और जो एनफोर्सेबल नहीं है उसको क्या बोलेंगे? वॉइड। अच्छा, क्या ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से वॉइड था? नहीं, स्टार्टिंग में ये क्या था? वैलिड था। फिर किसी रीजन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला था मैं अपना घर आपको सेल करूंगा, आप मुझे अमाउंट ट्रांसफर कर देना। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड। उसके बाद उसका घर जल गया। अब जला हुआ घर, अ हाउस इज बर्न बाय फायर, उसको तो हम नहीं सेल कर सकते। तो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो चुका? वॉइड हो चुका। ए ने बी को बोला था मैं अपना ये लकी हॉर्स आपको सेल करूंगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। उसके बाद उसके हॉर्स की डेथ हो गई। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, फिर किसी रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मुझे ये बताओ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कौन एनफोर्स कर सकता है? दोनों पार्टीज एक दूसरे पर केस फाइल कर सकते हैं। पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को कौन एनफोर्स कर सकता है? कोई भी नहीं। क्या बी ए से अब घर मांग सकता है? ना, बिकॉज घर तो जल चुका। क्या ए बी से घर का पेमेंट मांग सकता है? नहीं, बिकॉज घर जल गया है तो अब पेमेंट मिलने वाला नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? वॉइड। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी पार्टी एनफोर्स नहीं कर सकती। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। वैलिड कैन बी एनफोर्स्ड बाय बोथ. Void can be enforced by no one. And third type of contract, an important contract is voidable. अब voidable मतलब क्या? Voidable contract कब होगा? जब पार्टीज का कंसेंट फ्री ना हो। अभी हमने एसेंशियल्स में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में पार्टीज का कंसर्न कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। देयर मस्ट बी फ्री कंसर्न। और कंसर्न मुझे बताओ कितने केसेस में फ्री नहीं था? 5. फर्स्ट वन वॉज कॉर्शन। अच्छा, कॉर्शन में कैसा प्रेशर था? फिजिकल प्रेशर, करेक्ट। तो ए ने क्या किया? बी को गन पॉइंट पे रखा और उसकी बाइक ले ली। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, बिकॉज पार्टी का कंसर्न फ्री नहीं है। अब ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक ही पार्टी एनफोर्स कर सकती है। मुझे बताओ कौन सी पार्टी? ए या बी? ए ने गन पॉइंट पे रखा। किसको गन पॉइंट पे रखा? बी को। तो किसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा? ए या बी? बी, बिकॉज उसका कंसर्न फ्री नहीं था। वो सफरिंग पार्टी है, उसने सफर किया, इसीलिए उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। और कॉन्ट्रैक्ट का नाम है वॉइड एबल, मतलब आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। तो बी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकता है, बाइक ए को दे सकता है, पेमेंट मिल जाएगा, या वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा? कैंसिल। तो इसका मतलब बी के पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 2। कौन से 2? वैलिड और वॉइड। इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कौन एनफोर्स कर सकता है? बोथ द पार्टीज. वॉइड कैन बी एनफोर्स्ड बाय नो वन एंड वॉइडेबल कैन बी एनफोर्स्ड बाय वन पार्टी. विच वन पार्टी? सफरिंग पार्टी. और सफरिंग पार्टी के पास मुझे बताओ कितने ऑप्शन है? 2, वैलिड और वॉइड.
और एक बार आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया ना, उसके बाद ऑप्शन चेंज करना अलाउड नहीं है। बी पहले बोल रहा था मुझे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखना है, बाइक नहीं चाहिए, अब 2 महीने के बाद बोलता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, बाइक वापस चाहिए, नहीं चलेगा। एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया फिर चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज इलीगल एग्रीमेंट। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और यहां पे लिखा है इलीगल एग्रीमेंट। क्यों एग्रीमेंट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं? बिकॉज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में बनेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमको कैसा रिलेशनशिप चाहिए, लीगल, और यहाँ पे इलीगल है, तो इलीगल में तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने वाला नहीं है, तो इसीलिए वहां पे सिर्फ हमने लिखा इट इज ओनली अ एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट मतलब अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन मतलब प्रोहिबिटेड, मतलब लॉ ने मना कर दिया है, ऐसे एग्रीमेंट्स करना अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे, सेलिंग वाइन इन गुजरात, किसी का मर्डर करना, ड्रग्स में डील करना, दीज ऑल आर कंसिडर्ड टू बी इलीगल। एंड इलीगल है इसीलिए स्टार्टिंग से ही वो एग्रीमेंट्स क्या माने जाएंगे, वॉइड। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब है इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। मुझे बताओ, ये जो हमने सेकंड पॉइंट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, क्या ये स्टार्टिंग से वॉइड था? नहीं, ये तो स्टार्टिंग में क्या था, वैलिड, फिर किसी रीजन की वजह से क्या हो गया, वॉइड हो गया। पर इलीगल स्टार्टिंग से ही क्या माना जाएगा, वॉइड, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो। और लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है हमारा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल। क्यों ये नॉट एनफोर्सेबल है, इसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, कोई माइनर सा एरर है जिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये एनफोर्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट में हम साइन करना भूल गए, कुछ लिखना भूल गए, तो जब तक साइन नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होने वाला नहीं है। और जैसे ही आपने पॉइंट्स लिख दिए और साइन कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट फिर से क्या हो जाएगा, वैलिड। तो ये किसी माइनर डिफेक्ट की वजह से एनफोर्स नहीं हो सकता। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन वैलिडिटी, सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। अच्छा, फॉर्मेशन के बेसिस पे कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं? फॉर्मेशन के बेसिस पे 5, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, टैसिट, क्वासी एंड ई कॉमर्स। पहला कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, एक्सप्रेस करना, बताना। कैसे बताओगे, वर्ड्स से। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैसे क्रिएट होता है, वर्ड्स से। वर्ड्स कैन बी ओरल और रिटर्न। ए ने बी के साथ ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस। और अगर ए ने बी के साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो भी एक्सप्रेस। वर्ड्स स्पोकन भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स के साथ क्रिएट होगा उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक्सप्रेस कैसे क्रिएट हुआ, वर्ड्स से। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से क्रिएट नहीं हुआ, इट इज क्रिएटेड बाय अवर बिहेवियर। ये हमारे एक्शन से क्रिएट हुआ। अच्छा, पॉसिबल है हमारे बिहेवियर और एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट बन जाना, हो सकता है ऐसा, हाँ या ना, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बस स्टॉप पे खड़ी थी, बस स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप, हम बस में चढ़ गए, कौन आएगा अभी, बस में चढ़ गए तो कौन आएगा, कंडक्टर। अब कंडक्टर को हम बोल रहे भैया हमको कहीं जाना नहीं है, चलेगा क्या? वो टिकट लेने के लिए फोर्स कर सकता है, और टिकट ना ले तो पेनल्टी इंपोज कर सकता है, हाँ या ना, हाँ। पर क्या हमने उसको बोला था हमको कहीं जाना है? एक्सप्रेस ही नहीं किया था, कुछ बोला ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया, कैसे बना, बस में चढ़ने से। बस स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप, दैट वाज अ इम्प्लाइड ऑफर, वो ऑफर था, और आप बस में चढ़ गए और उसने आपको चढ़ने दिया, ये ऑफर क्या हो चुका, एक्सेप्ट हो चुका, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में गए, बुफे लगा हुआ था, हमने खाना खा लिया, बिल आया, हम बोल रहे हैं भैया हमको तो खाना नहीं था, पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं, करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में गए हो मतलब क्यों गए हो, खाने के लिए। ऑफर कॉन्ट्रैक्ट हमारे वर्ड से भी हो सकता है और हमारे बिहेवियर से भी। अगर वर्ड से क्रिएट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सप्रेस, और बिहेवियर से क्रिएट होगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी इम्प्लाइड। थर्ड टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, टैसिट भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जैसा ही है, पर इसमें कुछ डिफरेंस है। इसका जो मैकेनिकल प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो पहले से फिक्स्ड है, और वो प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा।
उसमें हमारे पास चेंज करने का कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. एंड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. वहां पे क्या प्रोसेस होता है, हम अपना कार्ड लेके जाते हैं, कार्ड इंसर्ट करते हैं, सारी डिटेल्स एंटर करते हैं और उसके बाद पैसा बाहर आता है. अच्छा, उल्टा हो सकता है पहले पैसे बाहर आए और फिर कार्ड इंसर्ट किया ना. इसका मैकेनिकल प्रोसेस पहले से क्या है, फिक्स्ड, और ये प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. और इसका दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्शन. ऑक्शन मतलब नीलामी, हराजी. इसमें क्या होता है, ऑक्शन कंडक्ट होता है, गुड्स डिस्प्ले में होते हैं, जो सब लोग आते हैं वो बिडिंग करते हैं. बिडिंग करना मतलब बोली लगाना, और जिसकी हाईएस्ट बिड होती है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, उसको गुड्स दे दिए जाते हैं बाय अ फॉल ऑफ हैमर. 3 बार हथौड़ा गिरेगा मतलब ऑक्शन सेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. अच्छा, क्या इसका प्रोसेस उल्टा हो सकता है, पहले हमने गुड्स सेल कर दिए, उसके बाद बिडिंग करवा रहे हैं, उसके बाद गुड्स डिस्प्ले में रख रहे हैं? नहीं, इसका प्रोसेस पहले से क्या है, फिक्स्ड है, और आपको उसी वे में परफॉर्म करना पड़ेगा. इसीलिए उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोला जाता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. प्रोसेस फिक्स होगा, चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, देन इट इज टैसिट. और अगर प्रोसेस चेंज हो सकता है, देन इट कुड बी एक्सप्रेस और इम्प्लाई. फोर्थ टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, कॉसी मतलब सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है पर कॉन्ट्रैक्ट जैसा है. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट खुद किसने क्रिएट किए, पार्टीज ने. बट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं किया, उनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट किसने क्रिएट कर दिया है, लॉ ने. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पोज्ड बाय लॉ. और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का रूल है, अ पर्सन शुड नॉट एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर. इसका मतलब किसी और के एक्सपेंस पे आप खुद को एनरिच नहीं कर सकते. इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरा मोबाइल फोन पड़ा है, अगर आपको या मेरे किसी और स्टूडेंट को ये मोबाइल फोन मिल गया तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अच्छा, यहाँ पे हम अज्यूम करें वी आर गुड ह्यूमंस, हम अच्छे लोग हैं, क्या करेंगे, मोबाइल फोन वापस देने आओगे. क्यों वापस देने आए, मैंने आपको बोला था मोबाइल फोन वापस देने आओ? नहीं, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप मोबाइल फोन वापस देने नहीं आते और मुझे पता चलता है कि आपके ही पास मेरा मोबाइल फोन है, क्या मैं आप पर केस फाइल कर सकती हूँ? हाँ. पर क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था? ना. ये कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया, लॉ ने. लॉ ने बोला है मोबाइल फोन का एक्सपेंस मैंने किया, तो मेरे एक्सपेंस पे आप खुद को बेनिफिट नहीं कर सकते. दैट इज रूल ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. आपको कंपलसरी मुझे मोबाइल फोन वापस देना पड़ेगा. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमारे नेबर ने, बेचारे ने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा गलती से हमारे घर पे आ गया, तो क्या करोगे, पिज्जा को खाओगे या रिटर्न करोगे? अच्छा, पिज्जा के बारे में सोचोगे तो खा लोगे, पर अगर लॉ के बारे में सोचोगे तो आपको कंपलसरी वो पिज्जा रिटर्न करना पड़ेगा. किसी और के एक्सपेंस पे आप खुद को एनरिच नहीं कर सकते. और गलती से पिज्जा खा लिया तो कोई बात नहीं, पिज्जा का पेमेंट और कुछ डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे. दैट इज द रूल ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. और फिफ्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ई कॉमर्स. ये एक बेसिक सा कॉन्ट्रैक्ट है. ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. मतलब ये कैसे क्रिएट होगा, इंटरनेट से. इंटरनेट यूज करके हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन कैब्स बुक करते हैं, ऑनलाइन टिकट्स परचेज करते हैं. तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट. ये इंटरनेट से क्रिएट हुआ कॉन्ट्रैक्ट है. अगेन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने क्लासिफाई किया है, 3. 2 हमने कंप्लीट कर लिए, वैलिडिटी एंड फॉर्मेशन. थर्ड है परफॉर्मेंस. अच्छा, परफॉर्मेंस के बेसिस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल यहाँ पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे देयर आर 4. एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल. परफॉर्मेंस के बेसिस पे 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. और पहला कॉन्ट्रैक्ट है एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूटेड वर्ड का मतलब है कंप्लीटेड, हो चुका, मतलब दोनों पार्टीज ने अपना परफॉर्मेंस कर लिया. ए ने बाइक दे दी बी को और बी ने पेमेंट भी दे दिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा, दैट इज एग्जीक्यूटेड. और एग्जीक्यूटरी मतलब परफॉर्मेंस अभी भी बाकी है, ना ए ने बाइक दी है और ना ही बी ने पेमेंट दिया है. एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका, ठीक है, और एग्जीक्यूटरी मतलब बाकी है. अब पूरा भी बाकी हो सकता है, थोड़ा भी बाकी हो सकता है, दोनों को हम क्या बोलेंगे, दैट इज एग्जीक्यूटरी. थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बायलैटरल एंड फोर्थ वन इज यूनिलैटरल. अच्छा, बायलैटरल वर्ड का मतलब दोनों साइड से और यूनिलैटरल वर्ड का मतलब एक साइड से. दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस हो चुका है या दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस बाकी है तो उसको क्या बोला जाएगा, बायलैटरल, दोनों साइड से.
और अगर एक का हो चुका है और एक का बाकी है तो उसको क्या बोला जाएगा? यूनिलैटरल। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में क्या होता है? सेलर ने गुड्स दे दिए पर बायर ने उसको पेमेंट किया नहीं, तो एक पार्टी का परफॉर्मेंस बाकी है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा यूनिलैटरल। बायलैटरल एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि दोनों का हो गया है और पॉसिबल है कि दोनों का बाकी है, तो दोनों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा? इट इज बायलैटरल। डेफिनेशन चेक करते हैं। वैलिडिटी के बेसिस पे हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्लासिफाइड है कितने बेसिस पे? 5। पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और इन्वर्टेड कॉमर्स में जो लिखा है वो डेफिनेशन है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन किया? इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड इट कैन बी एनफोर्स्ड बाय बोथ द पार्टीज। मतलब दोनों एक दूसरे पर केस फाइल कर सकते हैं। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में डिफाइन किया है इन्वर्टेड कॉमर्स में, देखना, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सीजेस मतलब स्टॉप्स, मतलब पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल था पर अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। कैसे? घर जल गया, हॉर्स की डेथ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। अब वो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। और उसको डिफाइन कैसे किया? याद रखना, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब कंसर्न फ्री ना हो। और कौन एनफोर्स कर सकता है? सफरिंग पार्टी। उस सफरिंग पार्टी को यहां पे क्या बोला गया है? अग्रीव्ड पार्टी, सफरर। और एग्रीड पार्टी के पास कितने ऑप्शन है? 2, वैलिड और वॉइड। और एक बार ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया फिर ऑप्शन चेंज करना अलाउड नहीं है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। इसका मतलब जिसने सफर किया है या जिन्होंने सफर किया है, एक से ज्यादा भी सफरर हो सकते हैं, तो वो सफरिंग पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं, पर जिसने उनको गन पॉइंट पे रखा है वो पार्टी कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकती। अच्छा, एक को प्रॉपर्टी चाहिए और प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में है मिस्टर बी और मिसेस बी के, तो उसने दोनों को गन पॉइंट पे रखा और प्रॉपर्टी ले ली, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा? मिस्टर बी एंड मिसेस बी, दोनों के ऑप्शन पे। और किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं है? ए के ऑप्शन पे। तो इसको कैसे डिफाइन किया? इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। इलीगल हमने पढ़ लिया, फॉरबिडन बाय लॉ, और इसीलिए उसको क्या बोला गया है? इट इज वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। और अनएनफोर्सेबल किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से एनफोर्स नहीं हो सकता। एब्सेंस इन राइटिंग मतलब कुछ लिखना भूल गए या साइन करना भूल गए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अनएनफोर्सेबल। फॉर्मेशन के बेसिस पे 2 हैं, टोटल 5। एक्सप्रेस वर्ड से क्रिएट हुआ, इम्प्लाइड बिहेवियर। अच्छा, बिहेवियर से कैसे क्रिएट हो सकता है? एग्जाम्पल दो, बस, रेस्टोरेंट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सप्रेस इम्प्लाइड जैसा ही है बट द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने क्रिएट किया और इसका रूल इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन शुड नॉट एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे? फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स कौन? जो पर्सन किसी और के गुड्स को फाइंड करता है। जैसे आपको क्या मिला था? मेरा मोबाइल फोन या बाजू वाले का पिज्जा, तो आपको क्या बोला जाएगा? फाइंडर ऑफ गुड्स। और आपकी ड्यूटी है, आपको ट्रू ओनर को गुड्स वापस देने पड़ेंगे। और आपको ये ड्यूटी किसने दी है? लॉ ने दी है। किस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। एंड ई कॉमर्स इज सिंपल, इट इज क्रिएटेड थ्रू इंटरनेट। परफॉर्मेंस के बेसिस पे 4 अभी हमने पढ़ा। एग्जीक्यूटर मतलब हो गया, एग्जीक्यूटरी मतलब बाकी है, बायलैटरल मतलब दोनों साइड से, या तो दोनों का हो गया है या तो दोनों का बाकी है, और यूनिलैटरल मतलब एक का हो चुका और एक का बाकी है। डिफरेंस बिटवीन हम स्टार्ट करें, डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको इजीली बता देती हूँ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये लॉ में एनफोर्स, सिंपल डेफिनेशन है, लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। और वॉइडेबल का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। वॉइड को कोई भी एनफोर्स नहीं कर सकता, पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीड पार्टी, सफरिंग पार्टी एनफोर्स कर सकती है। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों वॉइड हुआ? किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से, हमारा घर जल गया, हमारे हॉर्स की डेथ हो गई, गवर्नमेंट ने कुछ बैन कर दिया, इसीलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका? वॉइड। और वॉइडेबल क्यों हुआ? बिकॉज पार्टीज का कंसर्न फ्री नहीं था। वॉइड में हमारे पास वैलिड रखने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पर वॉइडेबल में अग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस बिटवीन
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल एग्रीमेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल एग्रीमेंट। ये आपको पता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या था, वैलिड था, फिर किसी रीजन की वजह से वॉइड हो गया, पर इलीगल तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, सो दैट इज वॉइड एब इनिशियो। फिर दोनों की डेफिनेशन आएगी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ceases to be enforceable, not enforceable, पर इलीगल मतलब फॉरबिडन बाय लॉ, प्रोहिबिटेड। लॉ ने स्पेसिफिकली आपको मना किया है कि ऐसे एग्रीमेंट्स में आप एंटर नहीं कर सकते। अच्छा, क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पनिशेबल है? घर जल गया मेरा, हॉर्स की डेथ हो गई, क्या पनिशमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। पर अगर मर्डर करने का एग्रीमेंट करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी या नहीं? हाँ, इलीगल एग्रीमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी पनिशेबल बाय लॉ। वॉइड पनिशेबल नहीं है, बट इलीगल इज पनिशेबल। और जरूरी है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इलीगल हो? नहीं, जरूरी नहीं है कि वॉइड इज इलीगल, बट क्या जरूरी है कि इलीगल वॉइड हो? हाँ, बिकॉज इलीगल क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड not necessarily illegal, but illegal always considered to be void. Actually, it is void ab initio. That is the difference between void contract and illegal agreement. Offer and acceptance. इसमें सबसे पहला टर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, that is an offer. अच्छा, हम किसी को ऑफर करते हैं बहुत बार डे टू डे लाइफ में, जब हम गुड्स परचेज करने जाते हैं, कुछ भी स्टेशनरी परचेज करने जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, मूवी में जाते हैं, घर पे मॉम डैड को बहुत बार हम ऑफर करते हैं। तो ऑफर करना मतलब क्या? क्या किसी को कुछ बोलना ऑफर है? टू से समथिंग इज एन ऑफर, या किसी से कुछ पूछना ऑफर है? टू आस्क समथिंग इज एन ऑफर। ऑफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, टू से समथिंग एंड आस्क समथिंग। अब इन्होंने ऑफर को कैसे डिफाइन किया है? ऑफर मीन्स व्हेन द पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस to do or not to do something with a view to obtain the permission. सबसे पहले इन्होंने लिखा है signifies his willingness. सबसे पहले signify करना मतलब convey करना, convey करना मतलब बताना। अब यहाँ पे पर्सन सामने वाले को क्या बता रहा है? अपनी willingness बता रहा है। willingness बताना मतलब wish बताना, desire, अपनी इच्छा सामने वाले को बताना, अपना इंटेंशन बताना। अब ये विश बता के फिर क्या कर रहा है? परमिशन मांग रहा है। इसका मतलब ही इज मेकिंग एन ऑफर। फॉर एग्जाम्पल कौन था? ए बी को बोल रहा है आई वॉन्ट टू मैरी यू। मुझे बताओ, क्या मैरिज से एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है? हाँ, मैरिज को हम रजिस्टर करवाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी को ऑफर कर रहा है आई वॉन्ट टू मैरी यू। क्या ये ऑफर वैलिड है? हाँ या ना? नो, दिस ऑफर इज नॉट वैलिड। अब ए ने अपना ऑफर है ना चेंज कर दिया। ए ने ऑफर किया बी को आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी? अब ये ऑफर क्या हो चुका? वैलिड, बिकॉज यहां पे उसने अपना विलिंगनेस सिग्निफाई किया एंड ही ऑब्टेन द परमिशन। तो ऑफर मतलब सामने वाले को कुछ बताना और फिर उससे पूछना आपको ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। इट मीन्स टू से समथिंग एंड आस्क फॉर समथिंग। ए ने बी को क्या ऑफर किया था? बाइक। तो ए बी को ऑफर कर रहा है आई वॉन्ट टू सेल यू माई बाइक फॉर 20,000, और फिर क्या पूछेगा? Would you like to purchase it? Will you purchase it? That will create a valid offer. Offer का definition याद रखना, signifies his willingness to do or not to do something with a view to obtain the permission. तो valid offer बनाने के लिए आपको permission मतलब सामने वाले से पूछना पड़ेगा, और जो ऑफर करेगा वो ऑफरर और जिसको ऑफर किया वो ऑफरी। ए ने बी को ऑफर किया तो ए कौन? ऑफरर, and B is considered to be offeree. Types of offer. How many types of offer? Currently we are considering two types of offer, general and specific. अच्छा, जनरल ऑफर मतलब पब्लिक एट लार्ज, मतलब पूरे पब्लिक सबको ऑफर किया है, तो उस ऑफर को क्या बोला जाएगा? दैट इज अ जनरल ऑफर। और किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर किया हो तो उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक ऑफर। अच्छा, एक ऑफर किया गया है, फॉर एग्जाम्पल ए ने किसको ऑफर किया? बी को। अच्छा, ये कैसी ऑफर है? जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक? स्पेसिफिक, बिकॉज दिस ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। और यहीं पे अगर ऑफर किया जाता है ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर इनवाइटेड, ऑल द ICI मेंबर्स आर इनवाइटेड, ऑल द CA स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, तो ये कैसा ऑफर होगा? जनरल होगा या स्पेसिफिक होगा? सुनना, ऑल लगा है अब, ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑल द ICI मेंबर्स, फिर भी ये ऑफर कैसा है? स्पेसिफिक, बिकॉज इट इज मेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप।
एक ही ग्रुप को ऑफर किया है, पूरे पब्लिक को ऑफर नहीं किया है, तो इस ऑफर को क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर किसको किया जाता है? पूरे पब्लिक को, जिसका एग्जाम्पल है रिवॉर्ड। ए का सन गुम हो गया, उन्होंने अपने सन को ढूंढने के लिए रिवॉर्ड अनाउंस किया है 10,000 का। अब मुझे बताओ उनके सन को कौन ढूंढ सकता है? कोई भी ढूंढ सकता है। तो उन्होंने ये ऑफर किसको किया है? पूरे पब्लिक को, तो उसको बोला जाएगा दैट इज अ जनरल ऑफर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफर? 2। जनरल सबको किया है, और स्पेसिफिक या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया गया या तो फिर पूरे ग्रुप को। थर्ड टाइप ऑफ ऑफर इज ए काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर मतलब क्या? बार्गेन करना। बार्गेन करना मतलब नेगोशिएट करना, मतलब प्राइस कम ज्यादा करवाना। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर किया कि आप लॉ के लेक्चर्स लो, हम आपको 10,000 अमाउंट पे करेंगे। पर बी क्या कर रहा है? ए को बोल रहा है 10,000 नहीं चलेगा, मुझे कितना अमाउंट चाहिए? 12,000 चाहिए। अब मुझे बताओ क्या बी ने ए का 10,000 का ऑफर एक्सेप्ट किया? नहीं, उसने अपनी तरफ से अब उसको एक नया ऑफर कर दिया, ओरिजिनल ऑफर में कुछ चेंज कर दिया, तो नया ऑफर बन गया। उस नए ऑफर को क्या बोला जाएगा? काउंटर ऑफर। अच्छा, बी ने क्या ए का 10,000 का ऑफर एक्सेप्ट किया? नहीं, मतलब उसने उस ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। आपने काउंटर ऑफर किया है, मतलब यू हैव रिजेक्टेड द ओरिजिनल ऑफर, और रिजेक्शन की वजह से अब ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ए ने बी को ऑफर किया 10,000 ओरिजिनल, और बी ने सामने से नया ऑफर दिया काउंटर ऑफर, कितने का? 12,000। तो जैसे ही आप काउंटर ऑफर करोगे तो आपके काउंटर ऑफर की वजह से आपका ओरिजिनल ऑफर ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे एक ही ऑफर अब वैलिड है, कितना? 12,000। क्या ए को ये 12,000 का ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा? नहीं, उसके पास कितने ऑप्शन? 2, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। फोर्थ टाइप ऑफ ऑफर इज अ क्रॉस ऑफर। अच्छा, क्रॉस ऑफर नाम है इसका। क्रॉस ऑफर क्यों? बिकॉज सेम ऑफर एट सेम टाइम, मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे को सेम ऑफर कर रहे हैं सेम टाइम पे। ए ने बी को ऑफर किया है आई वॉन्ट टू बाई 500 यूनिट्स फ्रॉम यू, और बी ने ए को ऑफर किया है आई वॉन्ट टू बाई 500 यूनिट्स फ्रॉम यू। दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर कर रहे हैं, सेम गुड्स की बात कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? हाँ। कैसे? दोनों ने पोस्टल कम्युनिकेशन किया है, मतलब दोनों ने एक दूसरे को लेटर पोस्ट किया है, और दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर कर रहे हैं। उन दोनों को उस बारे में पता नहीं है, दे आर इग्नोरेंट। तो मुझे बताओ यहाँ पे किसका ऑफर वैलिड है? ए का ऑफर वैलिड है या बी का? कोई भी नहीं, बिकॉज दोनों ऑफर सेम है, इसीलिए दोनों ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? कैंसल्ड। जब पोस्ट में पोस्टल कम्युनिकेशन से दो सेम ऑफर्स एक साथ क्रॉस होते हैं सेम टाइम पे, तो उसको क्या बोला जाता है? क्रॉस ऑफर। और आप किसी और के ऑफर को उसका एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, इसीलिए यहां पे दोनों ऑफर क्या हो जाएंगे? कैंसिल। सुनना, ए कौन है? ऑफरर। बी कौन है? ऑफरर। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ऑफर किया है, तो ऑफरर और ऑफरी सेम पर्सन हो ही नहीं सकता, इसीलिए कोई भी यहां पे ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और दोनों ऑफर्स हो जाएंगे कैंसिल्ड। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ ऑफर इज स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग। अच्छा, इस ऑफर का नाम है ओपन ऑफर। ओपन ऑफर मीन्स इट इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, मतलब कुछ टाइम तक ये ऑफर क्या रहेगी? ओपन। आप उस टाइम ड्यूरेशन में इसको कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसका एग्जाम्पल है टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट बहुत बार टेंडर्स ओपन करते हैं और उसमें टाइम लिमिट मेंशन होता है कि आप चाहो तो टेंडर 20 दिन या 25 दिन में सबमिट कर सकते हो, तो 20 डेज तक वो टेंडर क्या रहेगा? ओपन रहेगा। तो उसको कैसा ऑफर बोला जाएगा? इट वुड बी स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। नेक्स्ट हेडिंग वी आर स्टार्टिंग विद इज लीगल रूल्स ऑफ एन ऑफर। ऑफर कैसा होना चाहिए और ऑफर के कितने लीगल रूल्स हैं यहाँ पे? 6 लीगल रूल्स। फर्स्ट वन, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। अब इसका क्या मतलब केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड? इसका मतलब हम ऑफर एक्सेप्ट कर सकें, हम वो काम कर सकें, हमारे लिए पॉसिबल हो, ऐसा ऑफर होना चाहिए। अब ए बी को बोल रहा है आप पूरा लॉ खत्म करो 3 दिन में, भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑफर मेरे लिए वैलिड कंसिडर्ड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। और ऑफर कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। सेकेंड, इट मस्ट बी क्लियर, कंप्लीट एंड नॉट वेग। अच्छा, वेग मतलब अनसर्टन, कंफ्यूजिंग। ऑफर के टर्म्स कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। क्लियर एज वेल एज कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी थोड़ा टाइम एग्जाम्पल दिया था थोड़ा टाइम पहले कि ए ने बी को ऑफर किया आप मेरे यहाँ लॉ पढ़ाओ, मैं आपको हैंडसम अमाउंट पे करूंगा। क्या ये वैलिड है?
नो, क्योंकि हैंडसम अमाउंट कितना है वो पता नहीं है। हैंडसम अमाउंट सुन के क्या हो रहा है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होगा तो फिर वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं होगा। ए के पास 3 कैमरास थी, वो बी को ऑफर कर रहा है, आई वॉन्ट टू सेल यू 1 कैमरा फॉर 10,000, वैलिड है या नहीं? यस और नो? नो, बिकॉज कौन सा कैमरा वो क्लियर नहीं है। ए बी को बोल रहा है आई वॉन्ट टू सेल यू माई बाइक, विल यू परचेज माई बाइक, और उसके पास एक ही बाइक है, बताओ वैलिड है या नहीं? अब भी वैलिड नहीं है। क्यों? क्लियर तो है क्या सेल करना है, पर कंप्लीट नहीं है, बिकॉज उसने बाइक का प्राइस मेंशन नहीं किया है। तो ऑफर क्लियर भी होना चाहिए एंड कंप्लीट भी होना चाहिए। थर्ड वन, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अच्छा, ए ने बी को ऑफर किया, ए ने बी को मन में ऑफर कर दिया, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आपको वर्बली या थ्रू एक्शंस उसको ऑफर के बारे में बताना पड़ेगा। तो ऑफरर को ऑफर के बारे में ऑफरी को बताना पड़ेगा। एंड इट मस्ट बी ऑब्टेन, इसमें इट मस्ट बी डन टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ अदर। अच्छा, ये 4th पॉइंट पढ़ के कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ये अभी हमने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी। ऑफर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था व्हेन द पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द परमिशन। मतलब ऑफर में आपको कुछ बताना भी पड़ेगा और सामने वाले से पूछना भी पड़ेगा। तो जब तक पूछोगे नहीं तब तक आपका ऑफर वैलिड नहीं होगा। 5th वन, इट कुड बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अच्छा, एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स से और इम्प्लाइड मतलब बिहेवियर, एक्शन से। हमारे वर्ड्स से हम ऑफर कर सकते हैं, हाँ। हमारे बिहेवियर से भी हम ऑफर कर सकते हैं, हाँ। बस का एग्जाम्पल दिया था, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया था, जहां पे ऑफर कैसे किया जाता है, बिहेवियर, एक्शन से। तो उस ऑफर को क्या बोला जाता है, दैट इज अ इम्प्लाइड ऑफर। एंड 6th वन, इट मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। अच्छा, ये इन्विटेशन टू एन ऑफर क्या होता है? इन्विटेशन टू एन ऑफर ये सिर्फ इनवाइट कर रहा है। इनवाइट कर रहा है तो किसको इनवाइट कर रहा है? पब्लिक को इनवाइट कर रहा है। ये इनविटेशन पब्लिक को बुला रहा है और उनको बोल रहा है कि आप सामने से आके हमको क्या करो, ऑफर करो। माय क्वेश्चन इज, क्या इनविटेशन एक ऑफर है? नहीं। इनविटेशन पब्लिक को क्या बोल रहा है कि आप आके क्या करो, ऑफर करो। उसको बोला जाता है इनविटेशन टू एन ऑफर, मतलब ये ऑफर को बुला रहा है। तो पहले क्या होगा, इनविटेशन होगा, उसके बाद इनविटेशन के सामने ऑफर आएगा और उसके बाद ऑफर क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। इसका एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट। कंपनी जब भी नया प्रोडक्ट बनाती है तो इसके लिए वो इश्यू करता है एडवर्टाइजमेंट। तो कंपनी ने क्या एडवर्टाइजमेंट देख के हमको ऑफर किया है? नहीं, उन्होंने सिर्फ हमको क्या किया, इनवाइट किया। अब हम वो एडवर्टाइजमेंट देख के प्रोडक्ट परचेज करने गए, तो हम कंपनी को क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। और जो शॉपकीपर से हम गुड्स परचेज करने गए उसने हमको गुड्स सेल कर दिए, मतलब हमारा ऑफर क्या हो चुका, एक्सेप्ट हो चुका। पहले इनविटेशन, उसके बाद ऑफर और उसके बाद एक्सेप्टेंस। इनविटेशन का दूसरा एग्जांपल है गुड्स डिस्प्लेड। जब हम मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पे विंडो में गुड्स डिस्प्लेड होते हैं। क्या उन्होंने हमको वहां पे गुड्स डिस्प्ले करके ऑफर दिया है? नहीं, उन्होंने हमको क्या दिया है, इनविटेशन। जब हम गुड्स वहां से लेके काउंटर की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। और जब वो काउंटर वाला हमको गुड्स सेल कर देता है, मतलब उसने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ऑक्शन, ऑक्शन सेल होने वाला है, उसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, ये क्या है, इनविटेशन। हम ऑक्शन सेल में जाके बोली लगा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। और उस ऑक्शनर ने 3 बार हमारी बिडिंग पे हैमर डाल दिया, मतलब हमारा ऑफर क्या हो चुका, एक्सेप्ट हो चुका। पहले क्या होगा, इनविटेशन, उसके बाद ऑफर और उसके बाद एक्सेप्टेंस। इनविटेशन टू एन ऑफर, इनविटेशन पब्लिक को बोल रहा है कि आप आके हमको क्या करो, ऑफर करो। और इनविटेशन कैसा है, प्रेसिडेंट। क्यों प्रेसिडेंट टू एन ऑफर, बिकॉज वो पहले होगा। इनविटेशन के बाद क्या आएगा, ऑफर आएगा। और फिर दिए हैं इनविटेशन के कुछ एग्जाम्पल्स जो अभी हमने डिस्कस किया, एडवर्टाइजमेंट्स, प्राइस टैग, बहुत बार रेट टैग्स लगे होते हैं, सेल लिखा होता है, 50% ऑफ, ये सब ऑफर नहीं है, ये सिर्फ क्या है, इनविटेशन। अच्छा, ऑफर और इनविटेशन में डिफरेंस क्या है? ऑफर में हम सामने वाले को अपना विलिंगनेस बताते हैं और परमिशन मांगते हैं। इनविटेशन में ये सिर्फ अपना इंटेंशन बता रहा है, परमिशन डिमांड नहीं कर रहा। और पहले क्या होगा, इनविटेशन। तो इनविटेशन को माना जाता है प्री, बिकॉज पहले होगा, और ऑफर उसके बाद होगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी पोस्ट। ऑफर आप इतना इजीली विड्रॉ नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। इनविटेशन कैन बी इजीली विड्रॉन, उसमें पार्टीज को डैमेजेस भरने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेप्टेंस। अच्छा, ऑफर वॉज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A और एक्सेप्टेंस डिफाइंड है सेक्शन 2B में। एक्सेप्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया है? व्हेन द ऑफरी सिग्निफाइज एसेंट टू द ऑफरर। अच्छा, ऑफर को डिफाइन किया था व्हेन वी सिग्निफाई आवर विलिंगनेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द परमिशन। पर एक्सेप्टेंस को कैसे डिफाइन किया? सिग्निफाइज एसेंट। सबसे पहले ऑफर किसने किया था? ऑफरर ने। तो एक्सेप्ट कौन करेगा? ऑफरी। तो ये ऑफरी क्या कर रहा है? सिग्निफाई कर रहा है। सिग्निफाई करना मतलब बताना, कन्वे करना। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? अपना एसेंट। एसेंट मतलब अग्रीमेंट, अप्रूवल, हाँ बोल रहा है। तो उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वो ये चीज किसको बता रहा है? ऑफरर को। इट मीन्स इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्टेंस। signifies his willingness to obtain the permission, that is an offer, और signifies his assent, इसका मतलब ये है acceptance। और acceptance की एक थियोरी है जो लिखी है सर विलियम एंसन ने। एंसन सर ने थियोरी लिखी है। व्हाट इज द थियोरी? acceptance to an offer is like what a lighted matchstick is to a train of gunpowder। अब इस थियोरी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ट्रेन ऑफ गन पाउडर जा रहा है और हमने उस पर डाल दिया लाइटेड मैचस्टिक, तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। वैसे ही हम ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या क्रिएट हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ट्रेन ऑफ गन पाउडर आपको पता होगा, बारूद, बारूद है उसमें, हमने उस पर लाइटेड मैचस्टिक डाला, जली हुई माचिस की तीली, ऑटोमेटिकली ब्लास्ट होगा। सेम वे आप ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब ये कंपैरिजन किसने किया है? सर विलियम एंसन ने। अब एंसन सर ने ये कंपैरिजन क्यों किया? उसके पीछे लॉजिक क्या है? ऑफर को कंपेयर किया उन्होंने ट्रेन ऑफ गन पाउडर के साथ और एक्सेप्टेंस को कंपेयर किया उस लाइटेड मैच स्टिक के साथ। अच्छा, हमारे पास ट्रेन ऑफ गन पाउडर है पर हमारे पास कुछ भी लाइट करने को नहीं है, तो ब्लास्ट कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। सेम वे हमने ऑफर तो कर दिया पर सामने वाला ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट होने वाला नहीं है। इसका मतलब ब्लास्ट करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर और दूसरा लाइटेड मैच स्टिक। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी दोनों जरूरी हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा, क्या जा रहा था? ट्रेन ऑफ गन पाउडर, हमने उस पर क्या डाला? लाइटेड मैच स्टिक। क्या हो चुका? ब्लास्ट। अब आप इस ब्लास्ट को रोक सकते हो? नहीं। जो लाइटेड मैच स्टिक आपने डाल दी, क्या आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, वापस ले सकते हो? नहीं। सेम वे एक बार आपने ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब आपको कंपल्सरी परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आप अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ नहीं कर सकते। एंसन सर ने ऑफर को कंपेयर किया है ट्रेन ऑफ गन पाउडर के साथ और एक्सेप्टेंस को कंपेयर किया लाइटेड मैच स्टिक के साथ। अच्छा, दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सा है? वैसे तो दोनों डेंजरस है पर ज्यादा डेंजरस है लाइटेड मैच स्टिक। वो लाइटेड मैच स्टिक एक बार हमारे हाथ से छूट गई फिर कुछ भी नहीं हो सकता, तो लाइटेड मैच स्टिक डालने से पहले 100 बार सोच लो। सेम वे ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करने से पहले भी 100 बार सोच लो, क्योंकि उसके बाद क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट, एंड यू आर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। दिस कंपैरिजन इज मेड बाय सर विलियम एंसन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा लीगल रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस। अच्छा, ऑफर के हमने लीगल रूल्स पढ़े, वो भी 6 पॉइंट्स थे और लीगल रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस में भी 6 पॉइंट्स है। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? फर्स्ट वन, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अच्छा, एब्सोल्यूट मतलब डेफिनेट, कंप्लीट, और अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का क्या मतलब है? जैसा ऑफर आया था आपको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों कंडीशन ऐड नहीं कर सकते? अगर आप ऑफर के एक्सेप्टेंस में कंडीशन ऐड करोगे तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा, और काउंटर ऑफर करने से क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर इज कैंसिल। इसीलिए एक्सेप्ट करना है तो ऑफर को एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना ऑफर विल बी कैंसिल। एक क्वेश्चन है, कैन ऑफर बी कंडीशनल? क्या ऑफर में कंडीशन रखना अलाउड है? हाँ, ऑफर में तो कंडीशंस होती ही है, पर क्या एक्सेप्टेंस कैन बी कंडीशनल? नो। एक्सेप्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। आप एक्सेप्टेंस में कंडीशन रखोगे तो वो फिर से क्या बन जाएगा? ऑफर ही बन जाएगा। कौन सा ऑफर बन जाएगा? काउंटर ऑफर। ठीक है, तो इसीलिए हमारा एक्सेप्टेंस होना चाहिए एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेकेंड वन, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब
जैसे ऑफर आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा, वैसे ही एक्सेप्टेंस भी आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा. इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स और इम्प्लाइड मतलब बिहेवियर. अच्छा, इम्प्लाइड वाला पॉइंट हमने पढ़ा था. क्या हम बिहेवियर से एक्सेप्टेंस कर सकते हैं? हाँ. इसका एग्जाम्पल है ऑक्शन. वो बिडिंग हमने कर लिया, हमारा बिडिंग ऑक्शनर ने एक्सेप्ट कर लिया. वो कैसा पता चलेगा? जब वो 3 बार हैमर गिराएगा. तो उसने कुछ बोला नहीं, फिर भी पता चल गया कि उसने हमारा बिडिंग एक्सेप्ट कर लिया. कैसे पता चला? उसके एक्शन से. तो उस एक्सेप्टेंस को क्या बोला जाएगा? दैट इज इम्प्लाइड. सो एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. इट मस्ट बी विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब. जो स्पेसिफिक टाइम ऑफर में मेंशन्ड है, आपको उसी टाइम में एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ए ने किसको ऑफर किया? बी को ऑफर किया बाइक सेल करने के लिए. ए ने बी को बोला अगर आपको बाइक परचेस करनी है तो मुझे संडे तक रिप्लाई कर देना. अब बी ने मंडे सुबह उठ के फोन किया, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी टाइम में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा. ऑल्सो इट मस्ट बी एज पर द मोड प्रिस्क्राइब. मोड मतलब मैनर, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. ए ने बी को ऑफर की थी बाइक, उसने बोला एक्सेप्टेबल है तो संडे तक मुझे कॉल कर देना. और बी ने क्या किया? सैटरडे को ही मैसेज कर दिया. मुझे बताओ बी का एक्सेप्टेंस वैलिड है या नहीं? यस और नो? नो. अच्छा, विद इन टाइम तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, संडे के पहले ही एक्सेप्ट कर लिया. पर जो मोड और मैनर स्पेसिफाई किया था ना, उसने उसमें एक्सेप्ट नहीं किया. मैनर क्या बोला था? कॉल करना. और वो क्या कर रहा है? एसएमएस. ये वैलिड नहीं है. दैट्स व्हाई द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड. सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड एंड एज पर द मोड प्रिस्क्राइब्ड. और अज्यूम करते कि बी ने संडे तक रिप्लाई नहीं किया, तो क्या हम ये मान लेंगे कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? नहीं. आप किसी के साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस अज्यूम नहीं कर सकते. तो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस. अच्छा, किसी भी केस में क्या पॉसिबल है कि किसी का साइलेंस एक्सेप्टेंस हो? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है इन अ सिचुएशन जो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है और लॉ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ोगे. वहां पे एक कॉन्सेप्ट है सेल्स ऑन अप्रूवल, सेल और रिटर्न बेसिस. यहाँ पे क्या होता है? हम गुड्स सामने वाले को भेजते हैं अप्रूवल बेसिस पे. कुछ टाइम के लिए गुड्स भेजेंगे, पसंद आए तो रखो, वरना उस पर्टिकुलर टाइम में गुड्स वापस भेज देना. ठीक है. तो यहाँ पे हमने अज्यूम करते हैं 10 दिन के लिए सामने वाले को गुड्स दे दिए. ठीक है. अब 10 दिन खत्म हो गए, फिर भी उसने गुड्स वापस नहीं दिए. मुझे बताओ हम क्या मान लेंगे? उसने गुड्स को क्या कर लिया? एक्सेप्ट. हम उसके साइलेंस को क्या मान लेते हैं? एक्सेप्टेंस. क्यों मान लेते हैं? बिकॉज इस कंडीशन पे ऑलरेडी पार्टीज ने अग्री कर लिया है. तो अगर ऑफरी का कंसर्न होगा तो उसका साइलेंस क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस. वरना साइलेंस को एक्सेप्टेंस अज्यूम करना अलाउड नहीं है. पहले हमने ऑफर पढ़ा, उसके बाद हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं इनका कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड देयर रिवोकेशन. अब यहाँ पे 2 पार्टीज का एग्जाम्पल लिया है मैंने, दैट इज ए एंड बी. ए बी को ऑफर कर रहा है, इसीलिए ए कौन हुआ? ऑफरर, और बी कौन हुआ? ऑफरी. ये लोग पोस्टल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेटर से. तो ए ने बी को लेटर पोस्ट किया है 15th को, और बी को लेटर कब मिला? 17th को. ए ने पोस्ट किया 15th और बी को मिला 17th. मुझे बताओ ऑफर का कम्युनिकेशन किस डेट पे होगा? 15th पे या 17th पे? 17th पे. ऑफर कब कम्युनिकेटेड माना जाएगा? जब ऑफर लेटर सामने वाले को मिलेगा, जब सामने वाले के नॉलेज में ऑफर आएगा कि मुझे ऑफर हुआ है, तब हमारा ऑफर क्या माना जाएगा? कम्युनिकेटेड. उसके बाद बी ने ऑफर पे सोचा और उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. उसने ऑफर को कब एक्सेप्ट किया? 19th को. 19th को उसने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, पर वो लेटर ए को कब मिला? 21st को. यहां पे हम 2 कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, पहला ऑफर और दूसरा एक्सेप्टेंस. ये जो ऑफर का कम्युनिकेशन है, ये दोनों पार्टीज के लिए सेम डेट को होगा, एंड द डेट इज 17th. किसके कम्युनिकेशन की बात कर रही हूं? ऑफर. ऑफर का कम्युनिकेशन दोनों के लिए 17th, पर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग डेट्स को होगा. और यहाँ पे क्रॉस रूल अप्लाई होता है. ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगा? 19th को, और बी के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगा 21st को. अच्छा, क्यों ऐसा क्रॉस रूल अप्लाई हो रहा है? वहां पे हेडिंग में एक वर्ड लिखा है, एंड द वर्ड इज रिवोकेशन. रिवोकेशन मतलब विड्रॉ करना. विड्रॉ करना मतलब वापस लेना. अच्छा, ऑफर को कौन वापस ले सकता है? ए, बी या दोनों? ए, बी और बोथ. रिवोक करना मतलब वापस लेना.
ऑफर को वापस कौन ले सकता है? जिसने ऑफर किया हो, और वो कौन है? ए ऑफर को रिवोक कर सकता है और बी ऑफर को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। हम रिजेक्शन के रूल्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसके रूल्स पढ़ रहे हैं? रिवोकेशन के। तो रिवोकेशन सिर्फ कौन कर सकता है? ए कब तक अपना ऑफर वापस ले सकता है बताओ? सामने वाला ऑफर एक्सेप्ट करे उससे पहले, और सामने वाले ने ऑफर किस डेट पे एक्सेप्ट किया है? 19th। इसीलिए ए के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की डेट है 19th। वो चाहे तो 19th से पहले अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है। और सेम वे एक्सेप्टेंस को कौन विड्रॉ कर सकता है? जिसने एक्सेप्ट किया है। किसने एक्सेप्ट किया? बी ने। तो बी अपने एक्सेप्टेंस को कब तक विड्रॉ कर सकता है? बिफोर 21st। ए को एक्सेप्टेंस के बारे में पता चले उससे पहले। यहां पर 3 डेट्स आपको याद रखनी है। ऑफर का कम्युनिकेशन दोनों पार्टीज के लिए किस डेट को होगा? 17th। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ए के लिए होगा 19th और बी के लिए होगा 21st को। ठीक है, इस सिचुएशन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस डेट से क्रिएट होगा? 15, 17, 19, 21st। Our contract will be created on 19th. Contract is equal to agreement which is enforceable by law, और agreement is equal to offer plus acceptance। मतलब जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा तो क्या क्रिएट हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा फ्रॉम 19th। अच्छा, ए ने बी को 15th को लेटर पोस्ट किया, बी को 17th को मिला, बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट किया 19th को, पर उसके बाद लेटर रास्ते में गुम हो गया। गलती किसकी? पोस्टल डिपार्टमेंट की। पार्टीज की कोई भी गलती नहीं है। मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा या नहीं? यस और नो? यस, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। किस डेट को क्रिएट हो चुका? 19th। अगर उसके बाद लेटर गुम भी हो गया फिर भी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड। अच्छा, ए को तो लेटर मिला ही नहीं, तो वो क्या अज्यूम करेगा? एक्सेप्ट हो गया ऐसा अज्यूम करेगा? नहीं, किसी के साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस अज्यूम नहीं कर सकते। क्या वो रिजेक्शन अज्यूम करेगा? नहीं, वो कुछ भी अज्यूम नहीं करेगा। वो क्या करेगा? एक और लेटर किसको सेंड करेगा? बी को, और बी उस लेटर की कॉपी सेंड करेगा ए को। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है ऑन 19th। कम्युनिकेशन का जो हमने रूल पढ़ा ये वही है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, ऑफर का कम्युनिकेशन दोनों के लिए सेम डेट को। ठीक है, किस डेट को? 17th। 17th मतलब कौन सी डेट? जब ऑफर लेटर किसको मिला? बी को। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। और एक्सेप्टेंस दोनों के लिए अलग अलग, ए के लिए 19 और बी के लिए 21st। अच्छा, ए मतलब ऑफरर, ऑफरर के लिए 19th मतलब जब बी ने लेटर पोस्ट किया, वेट इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और बी के लिए ऑफर, के लिए 21st। 21st कौन सी डेट? जब ए ने लेटर रिसीव किया। और अभी हमने पढ़ा कि 19th को बी ने लेटर पोस्ट किया, अगर वो रास्ते में गुम हो जाता है, इफ इट इज लॉस्ट इन ट्रांसिट, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा या नहीं? हाँ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और ये रूल किसके लिए है? सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अगर ऑफर लेटर ही गुम हो गया होता तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता नहीं, बिकॉज अब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो सच रूल डज नॉट अप्लाई टू अ ऑफर लेटर। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.